দিদি দিদি কারা থাকবে? আমরা থাকবো যারা 365 দিন মানুষের সাথে থাকে। भारत माता की সামনে ममता दीदी हिम्मत है तो अरेस्ट करेगा। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। নন্দীগ্রাম দিচ্ছে ডাক। বিজেপি নির্বাচন লোকের কাজ করে না। সবাই বলে চৌকিদার কিয়া है भाई, চৌকিদার কিয়া है। মামাটি মানুষের মধ্যেই দেবী রাখি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি কথা দিয়েছিলেন भारतीय जनता पार्टी हर इंच में आज टीएमसी को जवाब देने के लिए तैयार है। अगर हर लोग हम इकट्ठा हो जाए तब तुम कितना खेला दिखाओगे बाबा। 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। 144 কোটি আমরা শ্রম দিবস তৈরি করেছি। दूध मांगो तो खीर देंगे और बंगाल मांगो तो चीर देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश के नक्शे में जब आप पूरब की ओर देखते हैं तो आपको नजर आता है पश्चिम बंगाल। अब इसके नामकरण की जो पूरी कहानी है वो तो इतिहास में है, लेकिन आगे बंगाल पर किसका राज होगा ये जनता भविष्य में बताएगी। लेकिन बंगाल की राजनीति खुद कुछ न कुछ संकेत दे रही है। इन्हीं संकेतों को आइए डिकोड करते हैं। परिवर्तन का जो सैलाब चला है वो आपके आने के बाद बंगाल के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी चली है, टोलबाजी चली है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जिस प्रकार से बिगड़ी है, बंगाल के उद्योग धंधे जिस प्रकार से बंद हुए हैं, इसके खिलाफ जो बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली है, अब आप उसको रोक नहीं सकते। BJP, the problem is, I have seen one writings of my friend Amit Saji, my bhaiya. He is my bhaiya. So भैया जी that हमारा पास अगर हम किसी को झूठा कह सकता है वो भी हमारा पास मैकेनिज्म है कि हम 15 लाख हमारा पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम जो भी फैला सकता है हम फैला सकता है। जब लड़ना है तो फिर अब हर बात पे लड़ेंगे। भारत माता के किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। जय हिंद, जय बांग्ला। उन्होंने जब चैलेंज किया जय श्री राम को, जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाला, उनको गाली दिया, तब से गांव-गांव में जय श्री राम की नारा लगने लगी है। राम किसको पूजा किया था? दुर्गा पूजा किया था। हम दुर्गा पूजा करते हैं। आई एम ऑल्सो हिंदू। आई विल नॉट टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम बीजेपी। रिश्तों को बनाएंगे और रिश्तों पे लड़ेंगे। ऑफ माय फ्रेंड अमित शाह जी, माय भैया, ममता दीदी माय भैया, ममता दीदी माय भैया। दीदी सीधी विरासत पे हक जताएंगे, पुरखों पे लड़ेंगे। देश ने ये भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। সেই জন্মদিনটা দেশপ্রেমিক দিবস বা দেশনায়ক দিবস কেন হবে না? পরাক্রম দিবস। क्या है পরাক্রম? What is the meaning? যদি কিচ্ছু না আমাকে পছন্দ না করুক রাজনৈতিকভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাকেও একটু জিজ্ঞেস করতো, আরে আমায় ছেড়ে দাও, সুগত সুমন্তদের জিজ্ঞেস করতে পারতো যে বলো কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করা উচিত। लड़ना ही है तो सोच और व्यवहार से लड़ेंगे। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গড্ডা সব চলে আসছে একটা করে, আর তারা একা প্রধান গোবার কেউ করে না। देखिए, ये शब्दावली जो ममता जी की है ये उनके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर पर्सनैलिटी, अबाउट हर कल्चर, अबाउट द ट्रेडिशंस इन विच शी इज ब्रॉट अप। सो शी हैज टू आंसर दैट क्वेश्चन। गलियों में लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे, चौराहों पे लड़ेंगे, हाँ खूब लड़ेंगे। हो तुमको जो पसंद हर उस बात पे लड़ेंगे। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके
उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। पिछले 1.5-2 साल से जहाँ भी जय श्री राम हो रहा है वहाँ उसके खिलाफ उन्होंने सड़क पर आ गए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की रैली पर खुलेआम बोला, ये मुझे अपमान कर दिया। कौन शब्द पर अपमान हुआ? पॉलिटिकल रैली नहीं थी ये, नेताजी की पॉलिटिकल रैली नहीं है तो क्या है? जय श्री राम, नेताजी की रैली। राम भारत की शान है, मान है, मान है। जब लड़ना है तो फिर अब हर बात पे लड़ेंगे। এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটা আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। भाजपा के वरिष्ठ नेता मन्ना आडवाणी जी, सुषमा जी, राजनाथ जी उनका हाथ पकड़कर नंदीग्राम में घुसा दिए थे। आज मौका आ गया उनको वहां से बाहर करने के लिए। आज बंगाल बीजेपी उनको वहां से बाहर करने के लिए तैयार है। राजनीति में औपचारिक शिष्टाचार भी जब चुक जाए तो समझना मुश्किल नहीं कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। जब जीत की खुशी से बड़ी हराने की कोशिशें होने लगे तब समझना मुश्किल नहीं कि जंग आसान नहीं होगी। बंगाल का चुनाव ये सारे संकेत दे रहा है। अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए, लेकिन बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र लाशों की गिनतियां गिना रहा है। राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। I don't like the dangals or the murders or the killings or the violence what BJP is doing. पत्थर और हमलों से चुनाव की गंभीरता बता रहा है। बंगाल चुनाव देश को अपनी अहमियत बता रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतना उबाल क्यों है? टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग कई बार दायरों से बाहर की क्यों लगने लगती है? क्यों बीजेपी इतनी उत्साहित है और क्यों टीएमसी के सामने चुनौती बड़ी दिख रही है? क्या कहता है बंगाल का चुनावी गणित? आइए ये बताते हैं। বাংলা গুজরাট হবে না, আর বাংলা তোমার আউটসাইড থেকে গুন্ডামি করার অনেক খেলা খেলছো, আগামী দিন মানুষ রুখে নেবেন। मित्रों, आज इतने सारे लोग विगत 3 महीनों से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले भी कई लोग जुड़े, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भी कई एमएलए एमपी जुड़े और राजीव बनर्जी के नेतृत्व में कई एमएलए और ढेर सारे कलाकार और ढेर सारे पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता के, भारत माता के, अमित शाह जिंदाबाद। ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हर दांव आजमा कर जीतते जाना है। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस समय राजनीतिक इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां से टीएमसी के लिए वाकई एक गंभीर चिंतन का समय है, और यही वो स्थिति है जिससे बीजेपी को संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखिए, सारे प्रदेश में जो अच्छे तृणमूल में लोग थे सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और इसलिए अब जो भी उधर तृणमूल में बचे हैं वो ऐसे लोग बचे हैं जो अभी तक माफिया सिंडिकेट राज से जुड़े हुए हैं। जितने टीएमसी में अच्छे लोग थे सब एक स्वच्छ राजनीति के हिसाब से, सोनार बांग्ला बनाने के हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें सम्मिलित होकर बंगाल का विकास करें। किसे क्योंकि चिड़ में दूध मांगो तो खीर देंगे और बंगाल मांगो तो चीर देंगे, उखाड़ देंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता युग के उदय से लेकर बीजेपी के मजबूत होने तक का सफर अगर सरसरे तौर पर देखा जाए तो एक तस्वीर साफ दिखती है। 2011 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने 184 सीटें जीतकर लेफ्ट के 34 साल के शासन रूपी किले को ढहा दिया था, लेकिन उससे ठीक 2 साल पहले 2009 के आम चुनावों में एक सीट से खुद को 19 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया था।
ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी 2014 की 2 सीट से खुद को 2019 के आम चुनावों में 18 सीट पर ले आई है और अब उसके सामने 2021 का विधानसभा चुनाव है। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। पिछले चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था 294 सीट से वो खुद ही कैंडिडेट है। इस बार नहीं बोल रहे, इस बार बोले ऑब्जर्वर है, तो कहीं से भी लड़ लें, हम तैयार हैं उनको हराने के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मन्ना आडवाणी जी, सुषमा जी, राजनाथ जी उनका हाथ पकड़कर नंदीग्राम में घुसा दिए थे। आज मौका आ गया उनको वहां से बाहर करने के लिए। आज बंगाल बीजेपी उनको वहां से बाहर करने के लिए तैयार है। 2019 से पहले तक पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए हमेशा बच्चे की अधूरी ख्वाहिश वाला चांद था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह विधानसभा सीटों पर उसका वोट प्रतिशत बढ़ा, उसने हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाकर चांद को छू पाने का भरोसा बढ़ा दिया। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 2 सीटें मिली और सिर्फ 24 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी, जबकि तब टीएमसी को 214, कांग्रेस को 28 और लेफ्ट पार्टीज को भी 28 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। इस राजनीतिक स्थिति के साथ जब पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव हुए तो टीएमसी को 211 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 44, लेफ्ट को 33, बीजेपी को सिर्फ 3 और 3 सीटें अन्य को मिली। अब 2019 के लोकसभा चुनावों में कैसे पूरी बाजी पलटने लगती है, आइए वो आपको बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 18 सीटें जीती और तब उसे 128 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। टीएमसी ने 22 सीटें जीती, लेकिन उसे 158 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त हासिल हुई थी। कांग्रेस को 8 सीटों पर बढ़त थी, जबकि लेफ्ट के खाते में 0 आया। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वोट शेयर के मामले में भी बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी से बहुत पीछे नहीं रही। टीएमसी को 2019 लोकसभा चुनावों में 43.3% वोट मिले और बीजेपी को 40.3% वोट हासिल हुए। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मात्र 17% वोट मिले थे, यानी 5 साल के अंदर बीजेपी ने 23.3% अधिक वोटों का जनाधार हासिल किया। हम लोग इंसान का साथ इंसानियत के लिए हम काम करते हैं, लेकिन ये लोग बर्बादी के लिए काम करते हैं। क्या मेरे को हिंदी सिखाएगा ये? हम तो उसको कान पकड़ के हिंदी सिखा देगा। आपको बिहार में छुट्टी देता है, छठ पूजा में मैं 2 दिन छुट्टी देता है। कौन मेरे को बोला? कौन मेरे को बोला? कोई नहीं बोला, मैंने खुद किया। 2021 का चुनाव अब सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक का सवाल नहीं है, बल्कि चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जंग है, जहां प्रतिद्वंद्विता पारंपरिक रूप से चुनावी शालीनताओं वाली नहीं, बल्कि बेहद आक्रामक है। परिणाम जो भी होंगे वो पश्चिम बंगाल के इतिहास को मथने वाले होंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति लेफ्ट राज तक कास्ट पॉलिटिक्स की न होकर क्लास पॉलिटिक्स की रही, यानी जातीय नहीं बल्कि अमीर गरीब को विभाजित करके। लेकिन टीएमसी को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी ने जब अलग अलग समुदायों को साधा तो पॉलिटिक्स का रूप बंगाल में बदल गया। बीजेपी उन्हीं गलियों में घूमते हुए टीएमसी के सामने आकर खड़ी हो गई। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण
थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। मन में सवाल आ सकता है कि पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में सीएए के जिन को बोतल से बीजेपी ने आखिर क्यों निकाला? जवाब तक पहुंचने से पहले ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी सुननी जरूरी है। For politics, they can do anything. They can say anything. And they can say all the garbage of lies. Why, when they passed the act, from that time we are opposing. And I said that every citizen of this country is the citizen of this country. बंगाल चुनाव में सीएए की जरूरत बीजेपी और टीएमसी दोनों को क्यों पड़ी? इसी सवाल के जवाब में दरअसल हार जीत की बड़ी कहानी छुपी है। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। फरवरी 2019 यानी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पीएम मोदी जिनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, पश्चिम बंगाल में उन्हें देवी का दर्जा प्राप्त है और मतुआ माता कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज 70 विधानसभा सीटों पर अपना असर रखता है और करीब 10 लोकसभा सीटों पर इनकी अच्छी पकड़ है। मतुआ पश्चिम बंगाल के दूसरे सबसे बड़े और प्रभावशाली अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं। 2019 से पहले तक ये ममता बनर्जी का पारंपरिक वोट बैंक हुआ करता था। 2019 में इस समुदाय ने बीजेपी को खुला समर्थन दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी ने पहली बार बोगांव लोकसभा सीट जीती। मतुआ समुदाय की नींव अविभाजित बंगाल में 1860 में रखी गई थी। 1947 में विभाजन के बाद इस समाज के लोग पश्चिम बंगाल आ गए। अब इनकी संख्या लगभग 70 से 80 लाख है। बाद की बदली परिस्थितियों में इस समाज के कई लोग और पश्चिम बंगाल पहुंचे, लेकिन बड़ी नागरिकता से वंचित रह गए। बीजेपी ने सीएए का वादा किया तो मतुआ समाज उनके साथ जुड़ गया था। अब लड़ाई इस समाज को अपने अपने साथ जोड़ने की है। ममता बनर्जी की मुश्किल ये है कि वो मतुआ समाज को आर्थिक मदद तो देती हैं, लेकिन सीएए के समर्थन के नाम पर उनका पारंपरिक मुस्लिम वोट छिटकने का डर बना रहता है। वैसे ममता के सामने मुस्लिम वोटर्स को लगातार अपने साथ बनाए रखना भी इस बार बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम समाज में लगातार अपनी पैठ मजबूत करते जा रहे असद उद्दीन ओवैसी ने चुनाव में ताल ठोककर ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ करीब 3000 मस्जिदों पर अपना नियंत्रण रखने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अपनी पार्टी के साथ मैदान में हैं। वकर सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ पर गया। फिर वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी बातचीत हुई और हमने ये फैसला लिया कि असेंबली के इलेक्शन में हम लड़ेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। कि हमारा जो एजेंडा है, संविधान की गणतंत्र जो अधिकार है, वो अधिकार पिछड़ा हुआ आदमी के पास पहुंच देना, उसका जो अधिकार उसको मिला देना। देखिए, जो हमारा विरोध में आएंगे उसी के साथ हमारे गणतंत्र का चुनाव लड़ेगा। बस शुक्रिया। सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे आए थे, क्या उसके साथ अलग से गठबंधन बनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? जब हम फंड का ऐलान करेंगे तब इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। ओवैसी और अब्बास जहां जहां लड़ेंगे, ममता की स्थिति वहां कमजोर होनी तय है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट बहुत पीछे हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमान 27% हैं और वो 125 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम हैं। दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में 64 सीटें ऐसी हैं जहां 35 और 36% मुसलमान हैं, जबकि उत्तर दिनाजपुर और मालदा के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 49% से लेकर 51% है। बीजेपी ने भी मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ मिलाने के लिए कई कार्यक्रम किए। यहां तक कि 2018 के पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 800 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें 27 जीते और 2016 के विधानसभा चुनावों में भी 6 उम्मीदवार मुसलमान उतारे थे। अब बीजेपी
नई तैयारी के साथ इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सेंध लगाने में जुटी है। ममता के कोर वोटर्स दलित और मुसलमानों के गढ़ में अगर बीजेपी लोकसभा चुनावों में अपनी जीत का परचम लहरा सकती है तो विधानसभा चुनावों में उसकी उम्मीदें बढ़ जाना स्वाभाविक है। ममता के लिए ये एक मुश्किल मोर्चा हो सकता है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, रानाघाट, बोगांव, जयनगर, मथुरापुर, आरामबाग, बिशुनपुर, बर्दवान ईस्ट, बोलपुर, ये लोकसभा की 10 एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें हैं। एससी और मुस्लिम गठजोड़ टीएमसी की बैकबोन है, लेकिन 2019 में इन 10 में से बीजेपी ने 5 सीटें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, रानाघाट, बोगांव और बिशुनपुर जीतकर नए राजनीतिक समीकरणों का ऐलान कर दिया। कूच बिहार की सीट तो ऐसी थी जिसमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% से अधिक थी। मां मिट्टी और मानुस का नारा लेकर जो निकले थे, उन्होंने तुष्टीकरण, टोलबाजी का नजारा देखा है। कहीं पर भी विकास नहीं हुआ, कहीं पर सोनार बांग्ला की दिशा में जाता हुआ बंगाल नहीं दिखता है। सब लोग निराश हो चुके हैं। Because I have a total faith in my Bengal people, and in Bengal it is a cosmopolitan. I have all sections: Hindu, Bauddha, Sikh, Jain, Parsi, Musalman, Christiani, Punjab, Sindhu, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkal, Bongo. All sections of It people won't will be Hindu versus vote for Muslim. us. No, not at all. सबसे सरप्राइज पैकेज के तौर पर रायगंज और मालदा नॉर्थ की सीट भी बीजेपी के खाते में जाना रहा, क्योंकि इन दोनों जगहों पर मुस्लिम आबादी 53% और 49.2% है। एससी दलित समाज में पश्चिम बंगाल में राजबोंगशी समुदाय के लोग अपनी पहचान के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिनके सबसे प्रभावशाली नेता अनंतराज महाराज को बीजेपी केसरिया रंग में रंग चुकी है। भोजन के साथ रिश्तों की शुरुआत का सिलसिला दलित आदिवासियों के साथ बीजेपी के अभियान का हिस्सा पहले से ही है। लेकिन बंगाल का अपना मिजाज है। कई साइलेंट वोटर्स अंतिम समय में फैसला लेते हैं, यानी तय है कि जीत हार की बाजी अंतिम सीट तक, अंतिम वोट तक दिलचस्प बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दलों के बीच वैचारिक विभाजन इस स्तर पर है कि राजनीतिक हत्याओं के आरोपों से बंगाल की धरती थरथरा रही। दूसरी तरफ महापुरुषों की विरासत को लेकर भी घमासान मचा है और आस्थाओं और मान्यताओं को लेकर भी महासंग्राम है। कुल मिलाकर ये कि बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, दोनों ने इसे चुनावी हार जीत से ज्यादा नाक का मुद्दा बना लिया है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। Give Bangladesh photo, video. They gave Rajasthan's photo and Bengal. Yesterday also they killed my workers in Mangalkot. बंदूक की बुलेट और बहते खून से पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास भरा पड़ा है। फिर सत्ता कांग्रेस से लेफ्ट के पास गई हो या लेफ्ट से तृणमूल के पास, अब जब चुनावों का समय है तब फिर से बंगाल की धरती रक्त रंजित राजनीति की तस्वीर बना रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 हत्याएं हुई। सबसे ज्यादा 50 हत्याएं 2009 में दर्ज हुई। ये वो समय था जब लेफ्ट का गढ़ चरमरा रहा था और तृणमूल कांग्रेस स्थापित हो चुकी थी। तब माकपा ने ये आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस ने उनके 62 काडर की हत्या की। 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को रिपोर्ट भेजकर 96 हत्याओं की बात कही थी। हालांकि एनसीआरबी इस साल पश्चिम बंगाल में 12 हत्याएं कबूल करता है। पुलिस की रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में 47 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें 38 अकेले साउथ बंगाल में हुई। I am worried about governance in the state of West Bengal.
the governance is getting away from rule of law. The governance is getting away from constitution. দুটো গুন্ডা, একটা মোদি গুন্ডা আর একটা অমিত শাহ গুন্ডা, দুই গুন্ডা আর জুটেছে কিছু হটকারী গুন্ডা। গেরুয়া ভট্টি বাজছে মাথায় গেরুয়ার ভট্টি বাজছে। তুমি একটা মিছিল করবে, করো না। তোমার যদি লোক সংখ্যা না থাকে আমাকে ধার চাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি। राजनीतिक रूप से एक भी हत्या लोकतंत्र की स्थापना से अधिक वर्चस्व की लड़ाई की ओर इशारा करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में शायद राजनीति का रक्त चरित्र ही चलता है। इसी रक्त चरित्र का एक सिरा पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता के आरोपों में भी नजर आता है। इंशाल्लाह इंसान को जय हो, इंसान को जय हो। जय हिंद, जय हिंद। 2014 के आम चुनावों में ममता को मुसलमानों के 40% वोट मिले थे, 2019 में 63%। बीजेपी का आरोप रहता है कि इसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण चरम पर है। कभी जय श्री राम पर तकरार होती है। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে জানতে হবে। আমরা অনেকে ভুলে যাই, ছুটির দিন হিসেবে কাটাই। ছুটির দিন হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই কাটাবো। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जय श्री राम से उनको चिढ़ना चाहिए, पर मैं ये उनकी सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। ये चुनाव आ रहे हैं, उनको अल्पसंख्यक के वोट चाहिए, बस इस मंच का उन्होंने लाभ उठा लिया। कभी श्री राम नवमी, दुर्गा पूजा और मुहर्रम के मौके पर पश्चिम बंगाल जल उठता है। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, दैट डे स्लोगन वाज जय टू नेताजी स्लोगन, जय हिंद स्लोगन, वंदे मातरम स्लोगन। देयर आर सो मेनी स्लोगन। इवन इनकलाबी जिंदाबाद हम नहीं बोलता है, लेफ्टिस्ट बोलता है। देयर आर सो मेनी स्लोगन। वी रेस्पेक्ट ऑल स्लोगन। राम किसको पूजा किया था? दुर्गा पूजा किया था। हम दुर्गा पूजा करते हैं। दैट इज देयर वोट पोलराइजेशन, दैट इज देयर। आई एम ऑल्सो हिंदू। I will not take certificate from BJP that I am Hindu A or I am Hindu B or I am Hindu C or I am Hindu D or I am Hindu Z. I am Hindu, I am also Hindu. You compare, if you can catch me, sit, discuss, I will give you the what is Hinduism. वेस्ट बंगाल में भी ध्रुवीकरण की राजनीति पुरजोर चल रहे हैं, ये चला रहे हैं। बंगाल में सियासत करने के लिए सबसे बड़ा भरोसा ये बीजेपी पार्टी की वही हिंदुत्व है और कम्युनल पोलराइजेशन मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उनका औजार है। पर आपको लगता था जब ममता जी वहाँ पर श्री राम का नारा लगा, वो चिढ़ गई, वहाँ पर थोड़ा गुस्सा आ गया उनको, तो क्यों गुस्सा आया उनको? देखिए, ममता जी की गुस्सा क्यों आई, ममता जी को पूछने से अच्छा होगी। आप ये जाकर पूछ सकते हैं तुम्हें गुस्सा क्यों आई जय श्री राम की नारा से ना। पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल मतलब ये कि उन्होंने भी चाहती है कि दूसरे धर्म के लोग खुशी रहे। जितने जय श्री राम और राम जी की ज्यादा पूजा होने की बदले में ममता जी भी हनुमान जी के पूजा करने लगे थे, उनके पार्टी के लोग। मतलब ये कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म बंगाल में तो होते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप उठते हैं तो हिंदुत्व की राजनीति पर भी सवाल और बवाल होते रहते हैं। सीतारामेर काছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টিকে হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা। वोटों के स्वार्थ में मर्यादाएं तार-तार हों तो हों, सामाजिक ढांचा टूटता है तो टूटे, लेकिन सत्ता के लिए कुछ भी करेगा वाला फॉर्मूला सबसे बड़ा दिखता है। फिर इसके आड़े इतिहास की विरासतें भी आए तो उन पर भी टकराव चलेगा।
कृतज्ञ राष्ट्र ने नेताजी की उपाधि सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को दी थी, लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हीं की जन्मभूमि पर विवादों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। पूरे देश को राष्ट्रीय गान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर भी राजनीतिक प्रहारों से जब बच नहीं पाते, तब पश्चिम बंगाल की राजनीति का मौजूदा चरित्र और साफ दिखने लगता है। न ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सम्मान सुरक्षित रह पाता है, न विवेकानंद सियासी बयानबाजियों के तीरों की नोक से बच पाते हैं। আপনি আপনার কথা বলবেন, আমি আমার কথা বলবো। मान अपमान के जरिए सत्ता के सोपान को पश्चिम बंगाल ने खुद चुना है। हर चुनाव में राजनीति का स्वभाव पूरे देश को कई बार शर्मसार भी करता है, लेकिन सत्ता बड़ी चीज है, जनता का क्या, सब जल्दी भूल ही जाती है। बीजेपी ने तेजी से पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तैयार की, तो उसके पीछे कई तरह के रोचक अभियान रहे। अब चुनावी समर में ममता भी बीजेपी के चुनावी अभियानों का जवाब अपनी शैली के अभियानों से दे रही हैं। ये समझ लीजिए कि चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत अभी से झोंक रखी है। जीतना है किसी भी कीमत पर, सरकार बनानी है किसी भी कीमत पर, जनता को लुभाना है किसी भी कीमत पर। পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলার প্রত্যেক কৃষকের কাছে তার জন্য इस एक मुट्ठी चावल के जरिए बीजेपी पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। ये परिवर्तन रैलियां 2017 में की गई उत्तर प्रदेश की तर्ज पर है। प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं के जरिए प्रचार का सीधा मोर्चा संभालेंगे। पैदल मार्च और जनता से सीधा संवाद ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है। इसी ताकत की सड़क पर टीएमसी की आगे भी चलने की तैयारी है। इसी के तहत ममता सरकार करीब 20,000 शिविर पूरे राज्य में लगा रही है। ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं के वार्ड्स, नगर निगमों में लगे शिविर जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए किए जा रहे हैं। दुआरे दुआरे পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষের কাছে থাকবে। দুয়ারে দুয়ারে সরকার। बीच बीच में मां माटी मानुष पर अधिकार की जंग भी दोनों मुख्य दलों के बीच सुनाई देती रहती है, और निश्चित ही ये इन चुनावों का सबसे जरूरी मुद्दा भी है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई में क्या चेहरा एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि टीएमसी ममता बनर्जी के नाम के साथ आगे बढ़ रही है और बीजेपी के पास एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर फिलहाल कोई नहीं। भारत माता की। चुनाव कहीं के हों, चेहरे का सवाल उठता ही है। टीएमसी के लिए चेहरे का सवाल बड़ा नहीं है। सबको पता है कि वो ममता बनर्जी है, लेकिन बीजेपी के पास चेहरे के सवाल का क्या जवाब है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये सवाल जोरों पर है। बीजेपी में टीएमसी से आए एक से एक कद्दावर नेता हैं, और अब खुद का भी मजबूत संगठन पश्चिम बंगाल में है। ऐसे में ये सवाल खुद बीजेपी के सामने बड़ा हो जाता है कि चुनावों में वो किसके चेहरे पर दांव चलेंगे। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, पर बहुमत प्राप्त करने के बाद
जो विधायक तय करेंगे और जो हमारा हाईकमान तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और निश्चित रूप से बेहतरीन सरकार चलाएगा, एक अच्छा बंगाल बना कर देंगे, ये हम जनता को जरूर विश्वास। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में ब्रांड मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की रणनीति बीजेपी के लिए फायदेमंद रही है। पश्चिम बंगाल में भी यही देखने को मिल सकता है। जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया। यहाँ एक बात और साफ करते चलें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाल ही में झारग्राम से आकर अपनी चुनावी रणनीति का इशारा दे गए, जो ममता बनर्जी को अच्छा नहीं लगा। उनका मानना है कि ऐसे बीजेपी विरोधी वोट बटेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने गठबंधन कर लिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन बीजेपी को दुश्मन मानता है तो वो टीएमसी के साथ आ जाएं। यानी चुनावी गठबंधनों की पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। बंगाल की चुनावी तैयारियां अभी से नहीं, 2019 के चुनावों से पहले ही शुरू हो गई थी, जब बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया था बंगाल पर। लेकिन अभी जो है वो शुरुआती दांव पेच है, असली लड़ाई अभी बाकी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।